आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पे चलने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगा। जब हम पश्तून या पठान समुदाय के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक सख्त और संघर्ष से भरी छवि आती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इनकी जड़ें एक बेहद शांत और आश्चर्यजनक प्राचीन बौद्ध परंपरा से जुड़ी हैं? जी हाँ, इतिहास के पन्नों में ये एक ऐसी कहानी है जो अक्सर पूरी तरह से भुला दी जाती है। आज अगर हम कंधार या पेशावर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में एक ऊबड़-खाबड़ आधुनिक भू-राजनीतिक परिदृश्य आता है। लेकिन जरा रुकिए, इस आधुनिक छवि के ठीक पीछे एक अविश्वसनीय सच छिपा है। एक ऐसा दौर था जब यही समुदाय प्राचीन बौद्ध कला के सबसे महान संरक्षकों में से एक हुआ करता था। बामियान के विशाल बुद्ध और शांत स्तूप इसी इलाके की सबसे बड़ी पहचान थे। तो इस गहरे रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आज के आधुनिक पश्तून आखिर हैं कौन और कहां से आते हैं। देखिए, पश्तून, जिन्हें भारत में आमतौर पर पठान कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी जनजातीय आबादियों में से एक माने जाते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एक बहुत विशाल हिस्से में फैले ये लोग मुख्य रूप से पश्तो भाषा बोलते हैं। जलालाबाद और कंधार से लेकर पेशावर, क्वेट्टा, स्वात और कराची तक इनकी जड़ें काफ़ी गहरी और मजबूत हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया इन्हें जानती नहीं है। हमारे और आपके बीच ही कई मशहूर हस्तियां इसी पश्तून वंश से आती हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को ही ले लीजिए, या फिर भारतीय सिनेमा के दिग्गज सितारे जैसे फिरोज खान, संजय खान और अकबर खान। लेकिन इन जाने माने आधुनिक चेहरों के पीछे जो सदियों पुराना इतिहास है ना, वो सच में आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। चलिए, अब इतिहास के पन्ने थोड़े और पीछे पलटते हैं और देखते हैं कि प्राचीन अभिलेखों में इस क्षेत्र के बारे में क्या कहा गया था। अगर हम शुरुआती यूनानी इतिहासकारों जैसे हेरोडोटस, स्ट्रैबो या टॉलमी की बात करें, तो उन्होंने इस इलाके की जनजातियों का बहुत बारीकी से दस्तावेजीकरण किया था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, बाद के ग्रंथों में जो अफगान शब्द उभर कर सामने आया, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी जड़ें भी सीधे तौर पर उन्हीं प्राचीन बौद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी हो सकती हैं। और यहीं से एक बहुत ही रोमांचक ऐतिहासिक सवाल उठता है। जब सिकंदर महान भारतीय उपमहाद्वीप में आया तो उसने यहाँ की संस्कृति और आनुवांशिकी को किस तरह से प्रभावित किया होगा? इसका क्या असर हुआ? विद्वान बताते हैं कि पश्तून समुदाय के कुछ लोगों में जो नीली या हरी आंखें और वो खास तीखे नैन नक्श आज भी दिखते हैं, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। माना जाता है कि सिकंदर के साथ आए कई यूनानी सैनिक यहीं बस गए थे और फिर स्थानीय आबादी के साथ उनका जो आनुवंशिक मिश्रण हुआ, ये उसी का एक स्थायी प्रभाव है जो सदियों बाद आज भी नजर आता है ना कमाल की बात। तो इसी ऐतिहासिक मिश्रण से आगे चलकर एक ऐसे स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई जिसने कला की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मशहूर गांधार कला की। ये कला यूनानी सौंदर्य शास्त्र और बौद्ध दर्शन का एक ऐसा अनोखा संगम थी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। गांधार की बुद्ध मूर्तियों को अगर आप गौर से देखें तो उनमें आपको यूनानी मूर्तिकला का स्पष्ट और प्रभावशाली असर देखने को मिलेगा। शांति और कलाकारी का ये बेजोड़ मेल इसे पूरे मानव इतिहास में अद्वितीय बनाता है। सम्राट अशोक के समय से शुरू होकर कुषाण काल में राजा कनिष्क के शासन तक आते आते ये पूरा इलाका बौद्ध धर्म का एक बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध केंद्र बन गया। बामियान की विशाल मूर्तियां, जटिल गुफा प्रणालियां और अनगिनत विहार, ये सब उस दौर के सांस्कृतिक उत्कर्ष के सबसे बड़े और भव्य प्रतीक थे। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है वो ये है कि इस्लाम के आगमन से पहले पश्तूनों के पूर्वज इस बौद्ध काल में क्या भूमिका निभा रहे थे। अपनी आज की पहचान से बिल्कुल उलट पश्तून समाज का एक बड़ा हिस्सा उस समय बौद्ध परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पूर्वजों ने सिर्फ विहारों का संरक्षण ही नहीं किया, बल्कि कई नए स्तूपों का निर्माण भी किया। उन्होंने उस शानदार गांधार कला और बौद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को कई शताब्दियों तक आगे बढ़ाने का काम किया। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि उस प्राचीन संस्कृति की गूंज आज भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। क्या आप जानते हैं कि पश्तून समाज में जो पारंपरिक अट्टान नृत्य आज भी प्रचलित है, कई शोधकर्ता उसे सीधे तौर पर इन्हीं इस्लाम पूर्व सांस्कृतिक प्रथाओं से जोड़कर देखते हैं। यह नृत्य आज भी उस सुनहरे अतीत के साथ एक जीवित सांस्कृतिक पुल की तरह काम करता है। खैर, इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं है। समय के साथ इस क्षेत्र में भी बदलाव की तेज और ऐतिहासिक हवाएं चलीं।
सिकंदर के आगमन और अशोक के सुनहरे दौर के बाद इस क्षेत्र ने कई बड़े भू राजनीतिक झटके सहे। पहले हूणों के आक्रमण हुए, फिर 9वीं शताब्दी के बाद इस्लामिक विस्तार ने जोर पकड़ा और अंततः 14वीं शताब्दी में आए मंगोल आक्रमणों ने तो इस क्षेत्र के पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य को जड़ से ही बदल कर रख दिया। इन सारे बड़े भू राजनीतिक तूफानों के शांत होने तक वो जीवंत बौद्ध संस्कृति यहाँ से काफी हद तक लुप्त हो चुकी थी। वो संस्कृति जो कभी यहाँ की सबसे बड़ी पहचान थी, अब अपने पीछे केवल वीरान पड़ी गुफाएं, खंडहर हो चुके स्तूप और टूटी हुई मूर्तियों को मूक गवाह के रूप में छोड़ गई थी। और ये सारा इतिहास हमें आज के दौर में वापस लाता है, जहां हमें एक बिल्कुल ही अलग तरह की पहचान देखने को मिलती है। आज की ज़मीनी हकीकत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पश्तूनों के बीच बहुत ही विविध राजनीतिक पहचानें देखने को मिलती हैं। एक तरफ अफगानिस्तान के कई पश्तून समुदाय हैं जिन्हें अक्सर तालिबान से जोड़कर देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पश्तून अपनी एक बिल्कुल अलग राजनीतिक पहचान रखते हैं। ये आधुनिक भू राजनीतिक वास्तविकता उनके प्राचीन इतिहास से कितना बड़ा और स्पष्ट सांस्कृतिक बदलाव है ना? लेकिन इतिहास बदलता है, संस्कृतियां बदलती हैं, फिर भी एक चीज जो अभी भी बाकी है वो है उस दर्शन का प्रभाव। गांधार की वो टूटी हुई मूर्तियां और बामियान के खंडर आज भी दुनिया को ये स्मरण कराते हैं कि कभी इसी भूमि पर बुद्ध की करुणा, धम्म और गांधार कला का उज्ज्वल प्रकाश फैला हुआ था। तो दोस्तों, इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, आज दुनिया में और कितनी ऐसी आधुनिक संस्कृतियां होंगी जिनकी नींव के ठीक नीचे एक ऐसा ही पूरी तरह से भुला दिया गया लेकिन बेहद खूबसूरत और विपरीत प्राचीन इतिहास छिपा बैठा होगा? सोचिएगा जरूर। शायद हमारे आसपास ही ऐसे कई दिलचस्प राज दबे हों।